हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य का जो परिचय और मगध साम्राज्य में जिन जिन वंशों ने शासन किया उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्धों का एक प्रमुख ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख हमें मिलता है। जो वैदिककालीन जन से जिन जनपदों का निर्माण हुआ उन जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें देखने को मिलता है। और इन 16 जनपदों में जो 14 जनपद थे उनका स्वरूप, उन राज्यों का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था, अर्थात वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित थी। और जो 2 जनपद थे वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो ये जो 16 महाजनपद थे वो कौन से थे, उनका वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पहला जो था वो अंग था, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा वत्स, पांचवा कौशल, छठा सूरसेन, सातवां पांचाल, आठवां कुरु, नौवां मत्स्य, 10वां चेदी, 11वां अवंती, 12वां गांधार, 13वां कंबोज, 14वां अश्मक और 15वां वज्जी और 16वां मल्ल। इस प्रकार ये जो 16 महाजनपद थे उन जनपदों का हमें अगर उल्लेख देखने को मिलता है तो वो हमें बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय में है उसमें इन जनपदों के अस्तित्व का प्रमाण हमें दिखाई देता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब इन 16 जनपदों में आपसी संघर्ष होता है और उस संघर्ष में मगध जो जनपद था वो सबसे शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आता है। और मगध में किन किन वंशों ने शासन किया उसके विषय में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो 16 जनपद थे ये 15 जनपद उत्तरी भारत में स्थापित थे और एकमात्र जो जनपद था अश्मक जो दक्षिण में स्थापित था। इन जनपदों के मध्य परस्पर वर्चस्व को लेकर संघर्ष रहा और इसी संघर्ष का परिणाम ये रहा कि 16 जनपदों में से केवल मात्र 4 जनपद ही शेष रहे और बाकी सभी का विलय इन जनपदों में हो गया। तो मगध जो जनपद था उस जनपद पर सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, जिसके द्वारा 542 ईसा पूर्व में जब इस शासक द्वारा मगध साम्राज्य में अपना शासन स्थापित किया गया तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। मगध के शासक के रूप में बिंबिसार ने 542 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक अपना शासन चलाया या उसके शासन का ये कार्यकाल रहा है। बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौशल, वैशाली एवं मदुरा राजवंशों से वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने मगध साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। जो मगध की राजधानी थी राजगृह, वह राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और जिसका प्रवेश द्वार चारों ओर से पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। इसी कारण, इस भौगोलिक स्थिति के कारण राजगृह राजधानी को जीतना लगभग असंभव सा हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रदेश की, किसी भी भूभाग की स्थिति, भौगोलिक स्थिति विजय और पराजय के संबंध में अपना महत्वपूर्ण आधार रखती है। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु ने 493 से 460 ईसा पूर्व तक अपना शासन मगध में चलाया। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की जो राजधानी थी वैशाली उसको जीत
जीतकर मगध साम्राज्य का अपना हिस्सा उसके द्वारा बना लिया गया। और जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो उदयन था। उदयन ने भी अपने जो पिता है अजातशत्रु की हत्या करके और सिंहासन को प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने भी अपने पिता जो बिंबिसार था, बिंबिसार की हत्या करके और उस राज सिंहासन को प्राप्त किया था। इस प्रकार जो मगध में सबसे पहला जो हमें वंश दिखाई देता है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और अंतिम जो शासक था उदयन, इसके द्वारा मगध में शासन किया गया। मगध पर जो दूसरा राजवंश हर्यक वंश के बाद में आरूढ़ होता है वो है शिशुनाग वंश। उदयन का जो एक सेनापति था शिशुनाग, उसने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के जो शासनकाल में जो राजधानी जो थी पाटलिपुत्र से चेंज की गई, उसको बदला गया और वैशाली को मगध की राजधानी बनाया गया। इस वंश का जो शासक था कालाशोक, कालाशोक के शासन के दौरान जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया, वो कालाशोक के समय वैशाली में आयोजित किया गया था। इस वंश की जो प्रमुख उपलब्धि थी वो उपलब्धि थी मध्य प्रदेश को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना। शिशुनाग वंश के शासन के दौरान ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और नाग दशक जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो दूसरा जो वंश मगध साम्राज्य में या मगध में स्थापित होता है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में जो दूसरा वंश नंद वंश, जिसने के द्वारा मगध में अपनी सत्ता स्थापित की गई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मगध में स्थापित जो तीसरा वंश था नंद वंश, इस वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद को माना जाता है। महापद्मनंद ने उड़ीसा से कलिंग को जीता और वहां पर काफी नहरों का निर्माण भी करवाया था। नंद वंश का जो अंतिम जो शासक था वो घनानंद था और घनानंद ने नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में अपना कार्यभार संभाला या अपना साम्राज्य उसने स्थापित किया। घनानंद के शासनकाल में ही जो चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, उसको अपमानित किया गया था। ये महत्वपूर्ण घटना उस समय मानी जाती है प्राचीन भारत में। और घनानंद के शासनकाल में ही हमें प्राचीन भारत में जो सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में, तो वो इस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो ये सब जो शासक रहे इन विभिन्न राजवंशों के, जिनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां रही, उनके ऊपर हमने बात की है। अब हम बात करेंगे मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, उस भौगोलिक स्थिति के बारे में। मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि किसी भी प्रदेश या किसी भी भूभाग की भौगोलिक स्थिति ने हमेशा वहां के राजाओं का जब युद्ध होता था, तो युद्ध में एक महत्वपूर्ण जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। और मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में हम बात करेंगे। मगध राज्य उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भाग के मध्य अति सुरक्षित स्थिति में स्थित था। इसकी दोनों ही राजधानियां राजगृह एवं पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही सुरक्षित थी। राजगृह जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अतः दुश्मन इस पर आसानी से आक्रमण कर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। राजगृह के समान ही जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र की जो सामरिक स्थिति थी वो भी काफी सुदृढ़ थी। और ये जो पाटलिपुत्र है वस्तुतः एक जल दुर्ग के समान इसकी सामरिक स्थिति हमें देखने को मिलती है, जिसके चारों तरफ नदियां थी। और इसीलिए यहाँ के जो शासक थे उन्होंने विदेशी आक्रामकों के आक्रमण से मुक्त होकर मगध के शासक के रूप में अपना शासन संभाला। और मगध के शासक साम्राज्य विस्तार की ओर भी अपनी इस सामरिक स्थिति के कारण इन्होंने
इस ओर भी या अन्य राज्यों को जीतने पर भी ध्यान दे पाए। मगध में जो आर्थिक संसाधन थे उनकी भी बहुलता थी। मगध का क्षेत्र जो था वो काफी उपजाऊ था और यहाँ पर कई प्रकार के उद्योग धंधे और व्यापार एवं वाणिज्य का भी यहाँ पर काफी विकास हुआ। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ ही ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कई नगरों का उत्थान हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिससे राज्य की स्थिति को आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त हो सकी। विभिन्न प्रकार के उगाए गए करों के आधार पर जो टैक्स थे, समय समय पर राजाओं ने विभिन्न प्रकार के, क्योंकि उपजाऊ प्रदेश था और यहाँ की जनता जो थी वो आसानी से टैक्स या राजस्व जो कर थे उनको अदा कर सकती थी और उन्हीं करों के आधार पर राजकोष हमेशा समृद्ध बना रहा और इसी के आधार पर, इसी आर्थिक संपन्नता के आधार पर जो मगध की सैन्य शक्ति है, सैन्य जो शक्ति है उसका भी विस्तार हमें विस्तार होता हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे मगध की जो सैन्य संगठन था वो किस प्रकार का था। मगध के जो इर्द गिर्द के जो जंगली इलाके थे उन इलाकों में हाथी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे और मगध की सेना में जितने भी शासकों ने शासन किया तो उन्होंने हस्ती सेना की ओर विशेष ध्यान देते हुए एक अलग ही हस्ती सेना का गठन किया और हस्ती सेना के कारण ही उनकी जो सैन्य मजबूती रही वो हमें कई युद्धों में देखने को मिलती है। मगध के क्षेत्र में जो लोहे की कई प्रकार की खानें थी, उन खानों से युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाते थे, उन अस्त्र शस्त्रों के आधार पर सैन्य सक्षमता हर शासक को प्राप्त हो सकी। इस प्रकार जो मगध की सेना थी वो एक शक्तिशाली सेना के रूप में हमें देखने को मिलती है। मगध के जो शासकों का योगदान रहा वो मगध में एक के बाद एक ऐसे अनेक शासक हुए जो शक्तिशाली थे, जिन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार किया, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं महापद्मनंद आदि जो शासक थे जिन्होंने मगध पर शासन किया, उन्होंने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। इस प्रकार जो मगध साम्राज्य का जो परिचय है, सबसे पहले जब हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा मगध का शासक बनना और उसके द्वारा अपने साम्राज्य का या सीमाओं का विस्तार करना, ये हमें देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हमने बात की है मगध साम्राज्य के जो परिचय, उसका भौगोलिक परिचय, उसका सामरिक महत्व और मगध साम्राज्य में जिन प्रारंभिक वर्षों शासकों ने शासन किया उनके ऊपर हमने बात की है। अगले वीडियो में हम इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।